ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए केपी नॉवल चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आने वाली कहानियों के बारे में जानने के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। केओस डिवाउरर सिस्टम, अध्याय 191, शून्य स्थान भाइयों की लड़ाई 1। क्विन के पैरों से खून टपक रहा था। उसने अपने हाथों से फटे हुए हाथ को दूर फेंका। उसका चेहरा जमीन की ओर था। तुम भी यहाँ मरोगे, उसकी सुस्त आवाज़ में हत्या के इरादे की भयावह मात्रा थी जो पूरे स्थान में गूंज उठी, जिससे नेक्सस के चेहरे पर भय दिखाई दिया। लेकिन अगले ही सेकंड में वे गायब हो गए। उनकी जगह एक मजाकिया मुस्कान आ गई। तुम सच में पिछली शिकायतों को नहीं भूलते, है ना? पहले से ही 3 साल से ज्यादा हो गए हैं और तुम इतने लंबे समय तक टिके रहे, नेक्सस ने कहा, जैसे ही उसने अपने बाएं हाथ को अपने बाएं कंधे पर रखा और तुरंत एक चांदी की ऊर्जा प्रकट हुई और उसके दाहिने हाथ धीरे धीरे वापस बढ़ गए। अगले 5 सेकंड में ऐसा लगा जैसे उसने कभी हाथ नहीं खोया। मैं बता सकता हूं कि तुम कुलपति की स्थिति में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं रखते हो। यही कारण होता कि मैं तुम्हें पहले स्थान पर मार देता, लेकिन तुम इसके बजाय बदला लेना चाहते हो। मैं पूरी तरह से ठीक हूं, नेक्सस ने कहा और अगले ही पल वह एक कदम आगे बढ़ा और फिर एक पल बाद वह चला गया। एक मुक्का हवा में फटा, जिससे हवा के चारों ओर हल्की गोलाकार लहरें उठीं जो अगले ही पल क्विन के चेहरे के सामने दिखाई दीं। काबूम! एक झटके की लहर निकली जब एक हथेली ने मुट्ठी को उसके रास्ते में रोक दिया और हवा में लहरें उभरी और टकराव खत्म हो गया। तुम यहाँ मर जाओगे, क्विन ने अपना सिर ऊपर उठाते हुए कहा जैसे ही उसने नेक्सस की मुट्ठी खोली और उनकी उंगलियां आपस में जुड़ गईं। तुरंत नेक्सस को पैरों पर उठा लिया गया और फिर एक हथेली उसके पेट पर लगी जिससे उसकी पीठ हवा में झुक गई और टक्कर के बिंदु से एक गोलाकार शॉकवेव निकली। ओह! उसके मुंह से खून टूटे हुए नल की तरह निकला और उसकी आंखें तश्तरी की तरह चौड़ी हो गईं। क्या भयानक ताकत है! नहीं, ये सिद्धांत की शक्ति है। धमाका! एक और विनाशकारी हथेली का प्रहार उसके पेट में लगा और अगले ही पल वह फिर से खून खांसने लगा। अपने हाथों की उंगलियों को छोड़ते हुए क्विन हवा में उछला, 3 बार घूमा और फिर नेक्सस के चेहरे पर एक किक मारी जिससे वह दूर उड़ गया। शून्य स्थान कला, दूसरा रूप। तुरंत एक नीला घेरा जीवन में आ गया जैसे ही क्विन ने अपनी नज़र रेस पर डाली, जिसने अपनी उंगली को आपस में जोड़ रखा था और अपने चेहरे पर उठाया था जहां नीला बिंदु आकर रुक गया। ढहते हुए अंतरिक्ष का आतंक। रेस के चेहरे के सामने सफ़ेद दरारें फैल गईं और अगले ही पल क्विन को भयानक गति से पीछे की ओर फेंका गया और वह दूर गायब हो गया। रेस के चेहरे पर एक भयावह मुस्कान थी जब उसने क्विन को देखा जो उड़ गया। इससे वह स्थिर हो जाएगा, उसने सोचा, लेकिन अगले ही सेकंड में उसकी मुस्कान गायब हो गई क्योंकि उसने देखा कि क्विन ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया और उसकी ओर देखा। तुम यहाँ मर जाओगे, आवाज़ गूंजी और अगले ही सेकंड में क्विन ने ताली बजाई। रेस का चेहरा तुरंत बदल गया क्योंकि उसके चेहरे के ठीक सामने क्विन गायब हो गया और उसने अपने पीछे किसी की मौजूदगी महसूस की। इससे पहले कि वह 1 इंच भी आगे बढ़ पाता, एक हाथ उसके कंधे पर थपथपाया और आवाज़ ने धीरे से उसके कानों में फुसफुसाया। तुम मुझे भाई कहते हो, फिर भी तुमने मुझसे आखिरी चीज़ भी छीन ली। रेस चिल्लाया क्योंकि क्विन के हाथों से अचानक एक जलती हुई लाल ऊर्जा निकली और उसके अंदर प्रवेश कर गई। तुरंत रेस का चेहरा बदल गया क्योंकि उसने मैना पर नियंत्रण खो दिया, लेकिन उसके हाथ अभी भी इतने तेज थे कि 1 सेकंड बाद दिखाई देने वाले कार्ड को तोड़ सके। अंतरिक्ष तुरंत अव्यवस्थित रूप से मुड़ गया जैसे कि किसी रहस्यमयी शक्ति द्वारा नियंत्रित किया जा रहा हो और रेस जहां खड़ा था वहां से गायब हो गया, क्विन से 50 मीटर की दूरी पर और नेक्सस के बगल में दिखाई दिया जो धीरे धीरे उसके चेहरे से खून की बूंदें पहुंच रहा था। लेकिन क्विन के हाथों से निकलने वाली लाल ऊर्जा को देखकर उसकी मजाकिया मुस्कान गायब हो गई। तुम विधर्मी मार्ग पर चले गए। तुमने निषिद्ध अंतरिक्ष दानव तकनीक का अभ्यास किया। रेस चिल्लाया जैसे कि उसने कोई भूत देखा हो और तुरंत उसका चेहरा बदल गया क्योंकि वह जोर से दहाड़ने लगा। तुम गद्दार हो। निषिद्ध अंतरिक्ष दानव तकनीक, शून्य स्थान परिवार, शून्य मन का प्राकृतिक प्रतिकार। वह अभी भी कला के इर्द गिर्द की कहानी को याद कर सकता था, दूर के अतीत की एक कहानी। और अब उसे लगा कि हत्या का इरादा उसे डुबो रहा है, जो उसे अपने ही भाई को मारने का फैसला करने के लिए पर्याप्त है। यह एक अंधेरी जगह थी जो उस जगह के चारों ओर सैकड़ों तारों से जगमगा रही थी, जो अंतहीन शून्य का वास्तविक प्रतिनिधित्व था। इस जगह पर 3 आकृतियां खड़ी थीं, उनमें से एक चांदी के बालों वाला बूढ़ा आदमी था जिसके हाथ में एक डंडा था। उसकी आंखें बंद थीं और उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी, एक मुस्कान जो स्नेह और शांति से भरी हुई थी। उसके पीछे 13 साल के करीब 2 लड़के खड़े थे जो रेशमी राजसी लबादे में लिपटे हुए थे, जो अलग अलग चमक बिखेर रहे थे जैसे कि प्रकाश सामग्री से भरे हुए हों। जब वे अपने आसपास की जगह को देख रहे थे तो उनके चेहरों पर जिज्ञासा साफ झलक रही थी, उनके चेहरों पर आश्चर्य साफ झलक रहा था। बड़े, हम कहाँ हैं? लड़कों में से एक ने बूढ़े आदमी की पीठ के पीछे देखते हुए पूछा। ये शून्य का स्थान है। हमारे परिवार का तत्व, उत्पत्ति और नाम शून्य स्थान परिवार। अंतरिक्ष की समझ के मामले में हमारा परिवार सबसे मजबूत परिवार है।
तुम दोनों साधना के अपने मार्ग की शुरुआत करोगे और तुम्हें कुछ महत्वपूर्ण बातें याद रखनी चाहिए, एल्डर ने दोनों लड़कों की ओर देखते हुए कहा। उनके चेहरे पर गंभीर भाव थे। क्या है एल्डर? अंतरिक्ष कभी पीछे नहीं जाता, इसे हमेशा आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए तुम जो भी करो कभी पीछे मत मुड़ो और हमेशा आगे बढ़ो। हमेशा आगे बढ़ो, दोनों उलझन में बुदबुदाए। मैं सबसे महत्वपूर्ण बात तुम्हारे मन के बारे में बात कर रहा हूँ, उन्हें कभी पीछे की ओर न घुमाओ और हमेशा आगे की ओर घुमाओ। ये हमारे शून्य स्थान परिवार का नंबर 1 नियम है। कोई भी शून्य स्थान जो अपने मन को पीछे की ओर घुमाएगा वह अंतरिक्ष दानव बन जाएगा और अगर पता चल गया तो उसे तुरंत मार दिया जाएगा, एल्डर ने गंभीर स्वर में कहा। लेकिन अंतरिक्ष दानव क्या है एल्डर? दोनों लड़कों में से अधिक शांत ने पूछा। अंतरिक्ष दानव हमारे शून्य स्थान कबीले का गद्दार है और शून्य स्थान का विध्वंसक भी है। अगर लंबे समय तक छोड़ दिया गया तो ये हमारे शून्य स्थान के परिवार के विनाश का कारण बन जाएगा, बुजुर्ग ने बड़बड़ाते हुए कहा, क्योंकि उसकी आंखों में गहरी हत्या की मंशा थी जिसे दोनों ही पकड़ नहीं पाए। अध्याय 192 शून्य स्थान भाइयों की लड़ाई 2। लेकिन किसने सोचा होगा कि क्विन ने अंतरिक्ष दानव कला का अभ्यास करने का फैसला किया था। ऐसा करने से वह पूरे शून्य स्थान परिवार द्वारा शिकार किए जाने और उनका नंबर 1 दुश्मन बन गया। ये कहने का सबसे क्रूर तरीका था कि वह अब शून्य स्थान परिवार का नहीं है। अंतरिक्ष दानव कला की कहानी पूरे शून्य स्थान परिवार में फैल गई है और हर कोई जानता है कि जिसने भी इसका अभ्यास किया है वह शून्य स्थान परिवार पर युद्ध की घोषणा कर रहा है। अपने बेवकूफ़ी भरे बदले के लिए आपने निषिद्ध कला का अभ्यास करना चुना है। तुम गद्दार हो, रेज ने क्विन पर जोर से चिल्लाया जो उसके सामने बेफिक्र खड़ा था। गद्दार? क्या इससे कोई फर्क पड़ता है? तुम सबने मुझसे सब कुछ छीन लिया जब तुमने अपना वह बेवकूफ़ी भरा खेल खेला। तब से मैं अब तुम्हारे बेवकूफ़ परिवार का हिस्सा नहीं हूँ। इसके अलावा तुम्हें नहीं लगता कि मैं तुम दोनों को मिडिल मैट्योर रैंक स्टेज पर चुनौती दूंगा, जबकि मैं अभी केवल अर्ली मैट्योर रैंक स्टेज पर हूँ, है ना? क्विन ने कहा जब उसके हाथों में लाल रोशनी के कण धीरे धीरे बदल रहे थे और किसी चीज़ में बदलने लगे। ये लगभग 1 मीटर लंबी छड़ी थी जिसका आकार लाल था, जबकि छड़ी के किनारे पर एक ब्लेड था जो धीरे धीरे तेज होता गया और लंबा होता गया और कटाना के सिरे जैसा दिखने लगा। ब्लेड को अपने हाथों में घुमाते हुए क्विन को लगा कि यह आसान है क्योंकि उसने अपने दाहिने हाथ को नियंत्रित किया और ब्लेड के हर वार से हवा में सफ़ेद रेखाएं बन गईं जो हथियार की भयावह तीक्ष्णता को दर्शाती थीं। तुम्हें पता है कि जब मैं इस स्पेस डेमन आर्ट के संपर्क में आया तो ये गुस्से के कारण था। मुझे बहुत गुस्सा आया कि मेरा मन मुझ में पीछे की ओर चला गया और मैं अब उन्हें फिर से आगे नहीं बढ़ा पा रहा था, चाहे मैं कितनी भी कोशिश करूं। लेकिन चूंकि यह मेरी साधना को प्रभावित नहीं करता, इसलिए मैंने इसे अपना काम करने दिया और जल्द ही इसने अपना फल देना शुरू कर दिया। मैं तुम दोनों के लिए वास्तव में आभारी हूँ, तुम्हारे बिना मैं ऐसी शक्ति के स्रोत तक नहीं पहुँच पाता, क्विन ने कहा और उसके चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान दिखाई दी। इससे पहले कि वह जहाँ खड़ा था वहाँ से गायब हो गया। धमाका! पूरे स्थान पर शॉकवेव की लहरें उठीं जब एक चांदी के सिर वाली आकृति हवा में दिखाई दी और दोनों को हथियार से काट दिया। अंतरिक्ष के टुकड़े होने की आवाज़ दोनों की हवा में गूंज उठी क्योंकि उन्होंने तुरंत टेलीपोर्ट करने की कोशिश की, लेकिन वे चौंक गए और अवाक रह गए जब उन्होंने महसूस किया कि उस जगह के आसपास की जगह लगभग 1000 गुना कठोर हो गई है, जिससे टेलीपोर्ट करना अविश्वसनीय रूप से कठिन हो गया है। बिजली की तेज प्रतिक्रिया के साथ रेज और नेक्सस ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया और दोनों ने अपने बचे हुए हाथ क्विन की ओर बढ़ाए। गैलेक्सी कॉन्ग्रीगेशन 8 पहला रूप साझा नक्षत्र। तुरंत ही उनके सामने एक नीला भंवर उभर आया क्योंकि एक विशाल चांदी के रंग की गेंद बन गई और क्विन के सामने तुरंत प्रकट हुई, जिसने सर्वनाशकारी शक्ति के साथ वार किया। यह मक्खन में गर्म चाकू की तरह था क्योंकि ब्लेड आसानी से ऊर्जा की गेंद के माध्यम से गुजरा और इसे अलग कर दिया। काबूम! RIP! क्विन ने उन हाथों पर वार किया जो एक साथ थे, जिससे दोनों भाइयों की उंगलियां कट गईं, जिससे तुरंत खून हवा में फैल गया। उन दोनों से पहले पहुंचकर उसने तुरंत उनकी गर्दन पर सीधा वार किया, जिससे वे दोनों तुरंत झुक गए। 1 इंच की दूरी से बचने के बाद जल्दी से दोनों तरफ टेलीपोर्ट हो गए। तुरंत ही रेज अपने घुटनों पर गिर गया, उसने अपनी गर्दन को छुआ और उस पर एक महीन रेखा देखी। अपने हाथों पर खून देखकर उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। अगर वह बस 1 सेकंड और देर से आता तो उसका सिर काट दिया जाता। पूरी ताकत से आगे बढ़ो नेक्सस, पीछे मत हटो, रेस चिल्लाया और उसने अपने हाथ फैलाए और एक हथियार उसके हाथों में बदलने लगा, जिससे पता चला कि यह चांदी के रंग का डंक था जो चांदी की आभा से भरा हुआ था। नेक्सस का चेहरा भी बदल गया क्योंकि उसकी संभावित मौत की कठोर वास्तविकता सामने आई, जिससे उसने भी लड़ाई को गंभीरता से लिया और उसने अपने हाथ फैलाए और 2 छोटे चाकू दिखाई दिए। यह अब बदला लेने की लड़ाई नहीं है क्विन, तुम पूरे कबीले के गद्दार बन गए हो और हम कबीले को तुम्हें साफ करने में मदद कर रहे हैं, रेज ने कहा, जबकि क्विन ने ठंडी सांस ली। जहां तक तुम मुझे नहीं मारोगे, मैं सिंहासन के लिए खतरे को खत्म करने के लिए पहली जगह हूं।
लेकिन मेरे लिए अच्छा है, कम से कम तुम्हारे पूरी तरह से बाहर निकल जाने के बाद तुम्हें मारना तुम्हें गलती से मारने की तुलना में ज़्यादा संतोषजनक होगा। इसलिए जल्दी मरने की कोशिश मत करो, ठीक है? क्विन ने कहा, क्योंकि उसकी दाहिनी आंख अब पूरी तरह से लाल रोशनी में लिपटी हुई थी और धीरे धीरे उसके चांदी के बाल लाल होने लगे। खुद को यह एहसास नहीं था, क्विन धीरे धीरे कुछ में बदल रहा था। कुछ ऐसा जिसे वॉर्डस्पेस परिवार का सबसे बूढ़ा व्यक्ति जानता होगा कि यह प्राचीन राक्षस अंतरिक्ष दानव का छोटा रूप था। अगले ही पल तीनों तुरंत गायब हो गए और फिर बैंग बैंग बूम का बूम, पूरे अंतरिक्ष में एक विनाशकारी विस्फोट हुआ जिससे हर जगह दरारें दिखाई देने लगीं, जिससे पूरा स्थान घिर गया। एक के विरुद्ध दो के बावजूद दोनों को क्विन ने पूरी तरह से दबा दिया और यह केवल युद्ध के अनुभव के कारण नहीं था, बल्कि मैना की गुणवत्ता के कारण था। चाहे उनका हमला कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, ऐसा लगता था कि जब भी क्विन के हथियारों के चारों ओर का लाल मैना उनके हथियारों के संपर्क में आता था तो उनका मैना तुरंत खत्म हो जाता था। तो यह अंतरिक्ष दानव की शक्ति है, रेज ने अपने आप से सोचा, क्योंकि उसने अपने पूरे हाथ में भयानक प्रतिध्वनि महसूस की और क्विन की चमकती लाल आंखों को देखा, जिसके पूरे कपड़े फट गए थे और उसके शरीर पर सैकड़ों अविश्वसनीय रूप से गहरे कट के निशान थे। लेकिन उसकी मुस्कान और भी चौड़ी हो गई और हर घाव उसे और भी मजबूत कर रहा था, जिससे उसकी कटने की गति और भी बढ़ गई। बूम! एक और शक्तिशाली कट उसके हाथों पर लगा और वह पीछे की ओर उड़ गया। उसने खुद को कसकर बांध लिया और डंक से बाहर निकल गया। बूम! चांदी की ऊर्जा की एक अविश्वसनीय रूप से बड़ी किरण तुरंत फूट पड़ी और मैं क्विन के सामने आ गया, जो तुरंत किरण के सामने आ गया और एक बार फिर से बाहर निकल गया। बूम! तुरंत ही क्विन ने महसूस किया कि किरण की शक्ति उसकी त्वचा से छिल रही है, क्योंकि वह धीरे धीरे किरण द्वारा पीछे की ओर धकेला जा रहा था। लेकिन दर्द ने उसकी मुस्कान को और भी चौड़ा कर दिया, क्योंकि उसे लगा आनंद, हाँ, जॉय। ऐसा लग रहा था कि ये दर्द दुनिया का सबसे मीठा विषैला दर्द था और वह और चाहता था। तुरंत ही उसकी आंखों में और भी अधिक लाल रोशनी चमक उठी और वह दहाड़ने लगा। दहाड़! उसके शरीर के भीतर एक जगह से उसके हथियारों के चारों ओर लाल मन तुरंत सैकड़ों गुना बढ़ गया, क्योंकि उसे लगा कि एक बार फिर से उसमें ताकत भर गई है। बीम दो टुकड़ों में कट गई थी। क्या? रेज ने चौंक कर चिल्लाया, क्योंकि उसने देखा कि उसके बीम हमले ने उसके बचे हुए मन का 70% हिस्सा तुरंत ही काट दिया। लेकिन अगले ही सेकंड में उसका चेहरा बदल गया, क्योंकि हथियार का नुकीला सिरा तुरंत उसके चेहरे के सामने और उसके माथे की ओर दिखाई दिया। क्लैंग! आखिरी सेकंड में हथियार के रास्ते में एक चाकू दिखाई दिया, जिससे वह अवरुद्ध हो गया, क्योंकि नेक्सस अपनी जान बचाने में कामयाब रहा, लेकिन गूंज ने उसे एक ज्वलंत उल्का की तरह नीचे गिरा दिया। क्विन ने तुरंत नेक्सस की ओर धक्का दिया, जिसने जल्दी से अपना दूसरा चाकू उसके चेहरे पर उठाया। लेकिन क्विन की मुस्कान और भी चौड़ी हो गई और जैसे कि उसकी मुट्ठी में चेतना आ गई, वे तेज चाकू से फिसल गए और नेक्सस के चेहरे पर जा गिरे। काबूम! तुरंत ही एक आकृति उड़ते हुए खून के बीच उड़ती हुई दिखाई दी, क्योंकि नेक्सस का शरीर रेस के शरीर से टकराया और वे दोनों तेजी से नीचे की ओर गिरे। जब दोनों भाई नीचे की ओर उड़ रहे थे तो नीचे देखते हुए क्विन का चेहरा भावहीन हो गया, क्योंकि वह जहां था वहीं से टेलीपोर्ट हो गया। वरूम! पुची पुची! मांस के टुकड़े को चीरती हुई किसी चीज की आवाज गूंजी, जैसे ही क्विन दरवाजे के सामने आया और अपने हथियार को उनकी ओर तान दिया। तुरंत ही इसने ऊपर नेक्सस के शरीर को चीर दिया, जिसने खून की खांसी की और फिर नीचे की ओर बढ़ते हुए रेस की छाती को भी छेद दिया, जो उसकी छाती से बाहर निकल रही थी। खून हवा में फैल गया, क्योंकि दोनों भाई क्विन के हथियारों से हवा में उड़ गए। अफसोस, गुस्सा, दर्द, ये वो भावनाएं थीं जो भाई की आंखों में चमक रही थीं जब उन्होंने महसूस किया कि धीरे धीरे चढ़ती आभा हथियार के माध्यम से लहरा रही थी। निस्संदेह अगले 5 सेकंड में उन्हें मांस के टुकड़ों में उड़ा दिया। लेकिन जब एक दानव देवता जैसे क्विन की मौत का सामना करना पड़ा, जिसकी आंखों में बिल्कुल भी भावना नहीं थी, तो वे अच्छी तरह से जानते थे कि कितनी भी भीख मांगने से उनका फैसला बदल सकता है। लेकिन मृत्यु में भी जब रेज ने क्विन को देखा, जिसके आधे पूरे चांदी के बाल खून के आकार के थे, तो उसका मुंह मुस्कुराहट में बदल गया। क्यों? सबसे बड़ा भाई होने के नाते उसे याद था कि क्विन कौन था और उसकी आंखों में उस दिन की यादें और वह हानिरहित शरारतें चमक रही थीं, जिसने उस राक्षस को जन्म दिया जो अभी उसकी जान को खतरे में डाले हुए है। अध्याय 193 दानव का अतीत। एक अलविदा माँ! एक खुशमिजाज लड़के की छोटी सी आवाज़ गूंजी और उसकी पूरी दृष्टि में एक मुस्कान छा गई। ये लगभग 25 साल की एक खूबसूरत महिला की आवाज़ थी, सफ़ेद रंग की नौकरानी की वर्दी पहने हुए और कमर के चारों ओर एक आवरण बंधा हुआ। उसने अपने सामने चांदी के बालों वाले लड़के को देखा और ज़मीन पर झुकी और उसके माथे को चूमने से पहले उसे गले लगाया। जल्दी वापस आओ, क्विन, और स्कूल में कोई परेशानी मत पैदा करना, ठीक है? अगर तुम ऐसा करोगे तो मुझे दुख होगा, उसने लड़के के चेहरे पर एक उदास भाव लाते हुए कहा। लेकिन ये जल्द ही गायब हो गया और उसकी जगह एक बार फिर से खुशमिजाज मुस्कान आ गई। अनिच्छा से उसके गले से छूटकर लड़का घर से बाहर भागा और जल्दी से दूर दिखाई देने वाले ऊंचे टॉवर की ओर भागा। क्विन परिवार के मैदान से तेजी से आगे बढ़ा, उसकी खुशनुमा मुस्कान एक बार भी उससे दूर नहीं हुई।
रास्ते में मिलने वाले हर व्यक्ति का उसने अभिवादन किया और उनसे भी उसे बहुत ही प्रसन्नता और गर्व भरी मुस्कान मिली। ये स्थान कबीले के लिए तीसरी श्रेणी की बस्ती थी और ये परिवार के दासों और छोटे मोटे कामगारों का था। परिचित जंग लगा हुआ काला गेट सिर्फ 10 मीटर की दूरी पर दिखाई दे रहा था और उसने उन गार्डों को देखा जो लोगों को रोक रहे थे और बाहर निकलने से पहले उनसे कुछ पूछ रहे थे, लेकिन वह जल्द ही बिना गार्डों के रुके ही आगे निकल गया। उन्होंने बस उसे जाने दिया। ये किसी कारण से था जिसे क्विन कभी नहीं समझ पाया, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। ऐसा नहीं कि वह किसी चीज़ के बारे में शिकायत करने वाला था। 20 मिनट बाद पसीने से लथपथ एक लड़का दिखाई दे रहा था। उसके हाथ उसकी गोद में थे। बड़े चांदी के रंग के गेट के सामने 3 बड़े शब्द थे, शून्य स्थान, जीनियस संस्थान। खुद को स्थिर करने के लिए एक गहरी सांस लेते हुए क्विन धीरे धीरे गेट की ओर चलने से पहले सीधा खड़ा हो गया। बगल में एक मोटा काले बालों वाला आदमी था जिसने उसे ऊपर की भौहों से देखा। उसकी आंखें तिरस्कार से चमक रही थीं, इससे पहले कि गेट धीरे धीरे खुलता और क्विन तेजी से अंदर घुसता। वह अभी भी इस बात से हैरान है कि आदमी अपनी मर्जी से दरवाज़ा कैसे खोल और बंद कर सकता है। ऐसा लग रहा था जैसे दरवाज़ा उसका पालतू जानवर हो जिसे बिना बात किए नियंत्रित किया जा सकता है। स्कूल में प्रवेश करते हुए जहां सैकड़ों बच्चे दिखाई दे रहे थे, क्विन धीरे धीरे गलियारों से गुजरा और उसने छात्रों की नज़रें खींची जो उसके पीछे कुछ फुसफुसाते हुए हंसने लगे, लेकिन क्विन ने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया। वह पहले से ही इसका आदी था। स्कूल में आने के महीनों बाद उसे आखिरकार समझ में आया कि वे हमेशा उसका मजाक क्यों उड़ाते थे, और ऐसा उसके अजीबोगरीब चांदी के बालों के कारण होता था। इससे वह सैकड़ों लोगों के बीच भी आसानी से पहचाना जा सकता था। वह ये नहीं समझ पाया कि उसका मजाक क्यों उड़ाया जाता था, जबकि वह जानता था कि उसी चांदी के बालों वाले सभी लोगों का सम्मान किया जाता था और यहाँ तक कि उन्हें भगवान की तरह माना जाता था। वह एकमात्र असामान्य था। आखिरकार वह दरवाजे के सामने पहुंचा जिसके ऊपर ग्रेड 2B लिखा था। उसने दरवाज़ा खोलने से पहले राहत की सांस ली। उसके आते ही सैकड़ों बड़बड़ाहट की आवाज़ें सुनाई देने लगीं, जो जल्द ही शांत हो गईं। उसके बाद जोरदार हंसी और चारों तरफ से कागज़ उसकी ओर उड़ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वे सभी पहले से ही उसका इंतजार कर रहे थे, ये देखते हुए कि उन्होंने कितनी आसानी से कागज़ बाहर निकाले। लेकिन क्विन को कोई परेशानी नहीं हुई, क्योंकि उन्होंने उसे ज़रा भी दर्द नहीं पहुंचाया, जिससे वह अपनी सीट पर बैठने से पहले कक्षा के सबसे दूर के कोने की ओर बढ़ गया। अपना बैकपैक निकालते हुए उसने एक डस्टर निकाला और फिर टेबल पर अलग अलग स्याही से लिखे हज़ारों शब्दों को साफ करना शुरू किया। उसने इसे पढ़ने की जहमत नहीं उठाई, क्योंकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। वे सभी एक ही शब्द की ओर इशारा कर रहे थे, बास्टर्ड। स्याही के दागों को धीरे धीरे पोंछते हुए दरवाज़ा धीरे धीरे एक चरमराहट के साथ खुला, जिसने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा और जल्द ही 2 आकृतियां धीरे धीरे कक्षा में दाखिल हुईं। चांदी के रंग की शर्ट और पतलून पहने हुए, जो कक्षा में प्रकाश को वापस खींचता हुआ प्रतीत होता था। उनके बड़े करीने से बने चांदी के बाल सितारों की तरह चमक रहे थे, क्योंकि उनकी छाती और सिर ऊंचा उठा हुआ था और उनकी अभिमानी निगाहें पूरी कक्षा में घूम रही थी, जो घातक रूप से शांत थी। दूसरों की ईर्ष्यापूर्ण और सम्मानजनक निगाहों के बीच दोनों धीरे धीरे आगे बढ़े। क्विन को पता था कि वे कौन थे। वे कक्षा के राजा थे, खुद वॉर्ड स्पेस पैट्रियार्क के बेटे रेज और नेक्सस। तुरंत एक मोटा आदमी अपने चेहरे पर एक चापलूसी भरी मुस्कान के साथ बाहर चला गया, क्योंकि वह दोनों के करीब जाने की कोशिश कर रहा था। नमस्ते नेक्सस, आज तुम्हारे वस्त्र और भी ज्यादा चमक रहे थे। इसकी कीमत चुकानी होगी। प्लम। बड़े होठों को पकड़े जाने की आवाज़ कक्षा में गूंज उठी, क्योंकि जोड़ी में से एक छोटा और थोड़ा गहरा मोटे आदमी के होठों को पकड़कर खींच रहा था, जो लचीले रबर की तरह बाहर की ओर फैल रहे थे। ला, चुप रहो, लड़के ने ऊब भरे भाव के साथ कहा, क्योंकि उसने अचानक होठों को छोड़ दिया, जिससे वे पीछे की ओर मुड़ गए, क्योंकि मोटा आदमी बल से पीछे की ओर लुढ़क गया। टाइल वाले फर्श से पैरों की आवाज़ एक बार फिर से जारी रही, लेकिन छोटी छोटी सरल आवाज़ें धुन को तोड़ रही थीं। और दोनों ने अपनी चिढ़ भरी निगाहें कक्षा के दूर कोने की ओर घुमाई, जहां एक चांदी के बालों वाला लड़का बिना किसी परवाह के अपने डेस्क पर स्याही साफ करने में व्यस्त था। तुरंत उनकी चिढ़ अभिव्यक्ति और भी स्पष्ट हो गई, क्योंकि दोनों भाई एक दूसरे को देख रहे थे। उनकी चिढ़ गायब हो गई और उसके बाद उनके चेहरे पर एक भयावह मुस्कुराहट आ गई। वे तुरंत चलना जारी रखते हैं, लेकिन 2 खाली सीटों पर नहीं रुकते, जो कक्षा के बीच में नियमित छात्रों की सीटों से दोगुनी बड़ी थीं, बल्कि वे साफ करने वाले लड़के की ओर बढ़ जाते हैं। पूरी कक्षा ने तुरंत अपना ध्यान उनकी ओर लगाया और वे उस फिल्म के लिए खुद को तैयार कर रहे थे जो जल्द ही सामने आने वाली थी। एक फिल्म चाहे जितनी भी बार देखी जाए, उन्हें कभी बोर नहीं करती। हम क्विन ने अचानक आवाज़ सुनी और उसने लड़कों की ओर देखने के लिए अपना सिर उठाया। नहीं, यह मेरी सीट है, तुम्हारी सीट वहाँ है। अध्याय 194, दानव का अतीत 2। पूरी कक्षा में आवाज़ गूंज उठी और छात्रों के जबड़े खुल गए और दोनों ने उस लड़के की ओर भौहें उठाईं, जिसके चेहरे पर वही मूर्खतापूर्ण, भुला और परेशान करने वाला भाव था। क्या तुम्हें लगता है कि हम भी तुम्हारी तरह अंधे हैं?
नेक्सस ने अपने चेहरे पर स्पष्ट जलन के साथ पूछा। ऐसा लग रहा था कि वह दोनों में से ज्यादा हिंसक था। ओह, तुम अपनी सीट नहीं ढूंढ रहे हो तो तुम यहाँ क्यों हो? क्विन ने उलझन में पूछा। हम बस सोच रहे थे कि क्या तुम हमारे एक छोटे से काम में मदद कर सकते हो, रेज ने कहा और नेक्सस के पैरों पर कदम रखा, जिससे धूल में धंस गए, इतनी तेजी से कि पूरी कक्षा के अलावा कोई भी देख नहीं सकता था। नेक्सस ने धीरे से अपना दागदार जूता बाहर निकाला और चेहरे पर एक भयावह मुस्कान के साथ उसे क्विन की मेज पर रख दिया। तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं है? उसने अपने चेहरे पर एक मजाकिया मुस्कान के साथ पूछा, लेकिन क्विन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। ये लो, क्विन ने तुरंत अपना झाड़ू लगाने वाला राख नीचे झुकाया और डस्टर को उसकी ओर बढ़ाया। लेकिन दोनों ने उसे उसी चिढ़े हुए भाव से देखा। तुम ऐसा क्यों नहीं करते? आखिरकार तुम्हारी माँ दूसरी कक्षा की गुलाम है न? मुझे यकीन है कि उसने तुम्हें अनगिनत बार झाड़ू लगाने के पाठ पढ़ाए होंगे, है न? नेक्सस ने कहा और रेस जोर से हंस पड़ा। तुरंत क्विन को समझ में आ गया कि क्या हो रहा था और उसका चेहरा तुरंत बदल गया और थोड़ा गुस्से वाला भाव आ गया। मैंने तुम्हें पहले ही डस्टर दे दिया है और ऐसा लगता है कि तुम बेकार हाथों के साथ पैदा हुए हो। अगर तुम इसे खुद साफ नहीं कर सकते तो भाग जाओ, क्विन ने जवाब दिया और पूरी कक्षा में जोर से गूंजने वाली आवाज आई, हॉन्फना। तुरंत पूरी कक्षा में लोग चौंक गए और उन्होंने क्विन को ऐसे देखा जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। कबीले में आमतौर पर ऐसा होता है। वे लोगों के लिए ग्रेड थे। रेज और नेक्सस जैसे लोग कुलपति के बेटे होने के नाते शाही सदस्य थे, जबकि क्विन तीसरी श्रेणी का सदस्य है। यह एक ऐसा पदानुक्रम था जिसे पार नहीं किया जा सकता था, जो एक गुलाम और एक राजा के बराबर था। शाही श्रेणी के सदस्य को गाली देना, चाहे कोई भी कारण हो, एक बहुत ही गंभीर अपराध है। तुरंत नेक्सस का चेहरा सदमे में बदल गया, जबकि नेक्सस के चेहरे पर एक भयावह मुस्कुराहट दिखाई दी। तो आप कह रहे हैं कि वॉर्डस्पेस परिवार के महान कुलपति ने दोषपूर्ण भुजाओं वाले बेटों को जन्म दिया? रेज ने भयावह मुस्कुराहट के साथ पूछा, लेकिन उसे केवल क्विन की एक साधारण नज़र मिली जिसने उसे भावहीन चेहरे से देखा। क्या कोई और कारण है कि वे अपने जूते खुद नहीं पहुंच पाएंगे, या क्या आपकी माँ ने आपको पहले कभी नहीं सिखाया कि कैसे साफ करना है? क्विन ने पूछा, लेकिन उसे एक मुक्का तेजी से उसके चेहरे की ओर बढ़ा। धमाका! उसका शरीर तुरंत दीवार से टकरा गया और उसके होठों के कोने से खून टपकने लगा। तुम कमीने गुलाम हो, अपनी जगह जानो, नेक्सस ने जोर से चिल्लाते हुए उसकी ओर बढ़ते हुए उसके पेट पर जोरदार मुक्का मारा। धमाका! क्विन ने दर्द के कारण अपने दांत भींच लिए क्योंकि वह सिर के बल जमीन पर गिर गया। धमाका! एक पैर उसके चेहरे पर लगा और उसका सिर टाइलों में धंस गया और फिर से उसके सिर पर जोर से मारा गया। तुम तीसरी कक्षा के कमीने हो, तुम्हारे जैसे लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। भले ही हम दोनों के बाल एक जैसे चांदी के हों, लेकिन इससे ये तथ्य नहीं बदलता कि तुम एक वेश्या के बेटे हो, नेक्सस ने जवाब दिया और उसने अपना सिर जमीन में और भी गहरा धंसा दिया जिससे टाइलें टूटने लगीं। क्लास ने बदमाश को ऐसा करते देखा, लेकिन उनमें से कोई भी अपनी सीट से खड़ा नहीं हुआ। इसके बजाय उनके होठों पर मुस्कान और हल्की सी हंसी थी। उसे वह मिला जिसके वह हकदार था। वह बहुत घमंडी है। क्या उसे लगता था कि वह रॉयल ग्रेड के बराबर है? भीड़ से आ रही हल्की सी फुसफुसाहट ने नेक्सस की हिम्मत को और बढ़ा दिया और वह लड़के के चेहरे पर तब तक पैर रखता रहा जब तक कि वह पूरी तरह से लहूलुहान नहीं हो गया। आखिरकार अपना सारा गुस्सा बाहर निकालने के बाद वह क्विन के कान के पास झुका और फुसफुसाया, अपनी जगह जानो, वेश्या के बेटे। खड़ा होकर वह धीरे धीरे चला गया और उसके पीछे रेस भी चला गया, लेकिन वे 3 कदम भी नहीं चले थे कि उनके पीछे कुछ हिलने की आवाज़ उनके कानों में गूंज उठी। पीछे मुड़ते ही उन्होंने क्विन को देखा जो धीरे धीरे खून के बीच खड़ा हो रहा था, जो उसके सिर से बह रहा था और जमीन को रंग रहा था। तुमने अभी क्या कहा? नेक्सस के चेहरे पर मुस्कान फैलते ही उसके कानों में फुसफुसाहट गूंज उठी। ओह, तुम भूल गए कि मैंने क्या कहा? मैंने कहा था कि तुम सिर्फ एक घटिया वेश्या के बेटे हो। ये शब्द नेक्सस के मुंह से पूरी तरह निकला भी नहीं था कि चांदी की आभा में लिपटी एक मुट्ठी हवा में फटकर उसके चेहरे पर आ गिरी। तुरंत हड्डियों के टूटने की घिनौनी आवाज़ गूंजी और एक आकृति आसानी से विपरीत दीवार पर जा गिरी। धीरे धीरे नेक्सस की ओर जागते हुए, जिसकी नाक खून से लथपथ थी और खून से लथपथ थी, क्विन ने अपने हाथों को मुट्ठी में बंद कर लिया और उसे उसके सिर पर पटक दिया और दीवार में और भी गहरा धंस गया और वह यहीं नहीं रुका। पूरी कक्षा की चौंकी हुई निगाहों के बीच उन्होंने देखा कि नेक्सस को क्विन द्वारा बार बार पीटा जा रहा था, लेकिन सबसे ज्यादा हैरान करने वाला रेस था जो अपनी जगह से कभी नहीं हटा, क्योंकि उसकी भयावह मुस्कान और भी चौड़ी हो गई थी। क्रेकक! दरवाजे के धीरे धीरे खुलने की आवाज़ गूंजी और एक व्यक्ति कक्षा में दाखिल हुआ। यह एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति था जिसके छोटे चांदी के बाल थे और हंगामा देखकर उसका चेहरा तुरंत बदल गया। जब उसने क्विन के हाथ को देखा, जिसके चारों ओर चांदी की रोशनी थी, तो उसकी आंखों में एक चमकदार रोशनी चमक उठी और वे चौंक गए। उसने वॉर्डस्पेस मैना का इस्तेमाल किया है और उसे नियंत्रित भी कर रहा है। राक्षस!
फिर भी नेक्सस के खून से लथपथ चेहरे और क्विन के चेहरे पर हाथ पटकने को देखकर उसका चेहरा बदल गया, क्योंकि वह प्रतिक्रिया करने से पहले ही उड़ गया था। उसकी आंखें धीरे धीरे अंधेरे में उतर रही थीं, इससे पहले कि वह जमीन पर गिर पाता। क्या कोई मुझे समझा सकता है कि यहाँ क्या हो रहा है? शिक्षक की ऊंची आवाज़ गूंजी और जल्द ही एक व्यक्ति उसके सामने प्रकट हुआ और पूरी घटना के बारे में बताया। वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि रेस था। अध्याय 195, दानव का अतीत 3। क्विन, माँ घर वापस आ गई है और तुम्हारे खास सुनहरे अखरोट के जामुन लेकर, एक महिला की आवाज़ उत्साह से काले लोहे के गेट को खोलती हुई सुनाई दी, जिससे कानों में झुनझुनी पैदा करने वाली चरमराहट की आवाज़ आ रही थी, जो ये दर्शा रही थी कि इसे बदलने की ज़रूरत है। लेकिन सविता ने इसे अनदेखा कर दिया क्योंकि वह परिसर में प्रवेश कर गई थी। लेकिन जब उसे अपेक्षित उत्तर नहीं मिला तो उसकी आंखें जल्दी ही सिकुड़ गईं, जो ये था कि दरवाज़ा अंदर से फटा और एक व्यक्ति उसके पास भागा। क्विन, क्विन, उसने बार बार पुकारा और उसने दरवाजे की कुंडी को कसकर बंद किया और पाया कि यह ठीक उसी तरह से बंद था जैसे उसने सुबह छोड़ा था। यह अजीब है। वह अभी तक वापस क्यों नहीं आया? उसने अपनी भौहों को सिकोड़ते हुए पूछा और अपने पास से चाबियों का एक गुच्छा निकाला और 3 सेकंड की खोज के बाद आखिरकार सही चाबी मिल गई और उसने धीरे से दरवाज़ा खोलने के लिए उसका इस्तेमाल किया। क्लैंक, सविता के अंदर आते ही दरवाज़ा खुल गया। टीवी की आवाज़ ने उसका स्वागत किया। उसकी आंखें चारों ओर घूम रही थीं। हालांकि ये देखने में बहुत भव्य नहीं था, लेकिन फिर भी ठीक ठाक परिचित बैठक कक्ष था। लेकिन जैसे ही उसने टीवी को देखा, जो चालू था और वर्तमान में चल रही खबरें देख रही थी, वे तुरंत सिकुड़ गईं। आज वर्डस्पेस जीनियस इंस्टीट्यूट में एक छात्र द्वारा हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया और पीड़ित कोई और नहीं बल्कि खुद पैट्रियार्क का बेटा था। इससे बहस छिड़ गई है क्योंकि इस कृत्य के अपराधी को युवा मास्टर नेक्सस को दीवार पर पटकते हुए, उसके चेहरे पर खून लगाते हुए और उसकी नाक तोड़ते हुए पकड़ा गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ऐसा कहा गया था कि शिक्षक के समय पर हस्तक्षेप करने से पहले युवा मास्टर मौत से बस एक कदम दूर था। इस कृत्य के लिए जिम्मेदार छात्र क्विन वर्डस्पेस था, जो परिवार का तीसरी कक्षा का सदस्य था और वर्डस्पेस पैलेस में नौकरानी फरहान वर्डस्पेस का बेटा था। शुक्र है कि उसे सही समय पर रोक लिया गया और अब उसे वीएसपी ले जाया गया है, जहां उसे निर्णय से पहले रखा जा रहा है। उच्च अधिकारियों के अनुसार ये लापरवाही और असुरक्षा को दर्शाता है। धमाका बैग के जमीन पर गिरने की आवाज़ कमरे में गूंजी और उसके बाद बैग से एक लाल चेरी जैसा फल लुढ़कने की आवाज़ आई। सविता ने टीवी पर छवि देखी। उसके चेहरे पर भय था क्योंकि उसने उस लड़के को देखा जिसके बाल अजीब चांदी और लाल रंग से ढके हुए थे और उसके दोनों हाथ पीछे बंधे हुए थे और वर्डस्पेस सुरक्षा गार्ड में से एक ने उसे कंधे पर उठा रखा था। आंसू की एक लकीर धीरे धीरे उसकी बाईं आंख से नीचे लुढ़क गई और तुरंत दरवाज़ा खटखटाया गया क्योंकि वह तेजी से तीसरी कक्षा की बस्ती से बाहर निकलकर दूर भाग गई। वीएसपी वर्डस्पेस परिवार की जेल थी जहां केवल वर्डस्पेस परिवार के जघन्य अपराधियों को रखा जाता था और जो लोग उस जगह में प्रवेश करने के बाद फिर से सूरज को देखने में कामयाब हो जाते थे, वे शायद सूरज को डूबते हुए नहीं देख पाते। यातना और आजीवन कारावास की जगह जहां केवल शापित लोगों को ही पाया जा सकता है। नौकरानी की वर्दी पहने एक महिला अचानक बड़े गेट के सामने पहुंची, लेकिन 2 गार्डों ने उसे रोक दिया, जिन्होंने दूर से अपने हाथ उठाकर रुकने का संकेत दिया। अपना उद्देश्य बताओ। सविता द्वारा अपनी पहचान बताने के तुरंत बाद गार्डों के चेहरे पर एक भद्दी मुस्कान आ गई। तो यह उस राक्षस की मां है। उनके सिर में एक ही आवाज़ गूंजी और उन्होंने तुरंत अपने भालों को एक साथ जोड़ लिया, जो पूर्ण इनकार का संकेत था। वह तुरंत अपने घुटनों पर गिर गई और उसके चेहरे से आंसू बहने लगे। बेशक वह जानती थी कि वीएसपी क्या है और अपने बेटे के भाग्य से अच्छी तरह वाकिफ थी। फिर भी गार्डों की आंखें चौंक गईं क्योंकि उनके कंधों पर संचारक बज उठा और उनके कानों में एक आवाज़ गूंजी, उसे अंदर आने दो। तुरंत पार किए गए भालों को छोड़ दिया गया और गेट धीरे धीरे खोला गया। सविता के चेहरे पर थोड़ी सी उम्मीद लौट आई और वह जल्दी से उठकर अंदर घुस गई। उसने गार्ड के चेहरे पर दिख रहे गुस्से को अनदेखा किया। वह एक बड़ी और गहरे रंग की इमारत के सामने पहुंची, जिसके ऊपर 3 बड़े शब्द वीएसपी लिखे हुए थे। इमारत को काले रंग से रंगा गया था, जिस पर लाल रंग के कुछ दाग और गंदे भूरे रंग के धब्बे थे और दीवारें और ज़मीन छाया से भरी हुई थी। यह एक बेहद उदास क्षेत्र और बहुत नकारात्मक वाइब्स को विकीर्ण करता था, जिसने उसकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक पैदा कर दी, लेकिन उसने जगह के चारों ओर देखते हुए इसे नियंत्रित किया। इमारत के सामने एक मध्यम आयु वर्ग के चांदी के बालों वाले आदमी को सफ़ेद रंग के सूट में कपड़े पहने हुए, अपने हाथों में डंडे के साथ और एक सच्चे सज्जन की आभा बिखेरते हुए देखा जा सकता था, जो संरचना के सामने खड़ा था और उसकी नीली आंखें उसकी गहरी आंखों में घूर रही थीं। मेरे साथ आओ। इसके साथ वह मुड़ा और छाया में गायब हो गया। उसके पीछे सविता थी जिसने अपना दिल मजबूत किया और उसके पीछे चली गई। सैकड़ों चक्कर लगाने के 30 मिनट बाद वे आखिरकार स्टील की सलाखों के सामने पहुंचे, जो बमुश्किल एक रोशनी से रोशन थी। पट जमीन पर कुछ टपकने की आवाज़ सुनी जा सकती थी और सविता उस दृश्य को देखकर चौंक गई।
यह एक लड़के की तस्वीर थी जो लगभग 13 साल का था, जिसे छत से ऊपर बड़ी बड़ी जंजीरों से लटकाया गया था और वे उसे हवा में उठा रहे थे। उसके ऊपरी कपड़े फटे हुए थे, उसके शरीर पर सैकड़ों अलग अलग कोड़ों के निशान थे, जबकि उसकी दोनों आंखें पूरी तरह से खून से लथपथ थीं और उनमें से अभी भी बहुत सारा खून बह रहा था। पैट्रियार्क के बच्चों पर हत्या के प्रयास की केवल एक ही सज़ा थी और वह थी मौत। ये देखते हुए कि वह अभी भी छोटा है, उसके लिए सबसे बड़ी दया उसे हमेशा के लिए यहाँ रखना होगा। उस आदमी ने जंजीरों में जकड़े लड़के को देखते हुए शांति से कहा, जिसके शरीर से खून टपक रहा था, कृपया मेरी मदद करें। वह मेरा इकलौता बेटा है। मुझे पैट्रियार्क से बात करने में मदद करें, उन्हें समझना चाहिए। एक महिला ने चांदी के बालों वाले आदमी के पैरों को कसकर पकड़ लिया और पूरे स्थान में हताश विनती और रोने की आवाज़ गूंज उठी। मैं आपकी मंशा समझती हूँ। आप चाहते हैं कि मैं पैट्रियार्क से विनती करूं क्योंकि उन्होंने ही उसे जन्म दिया था। लेकिन कुलपिता ने साफ कह दिया है, उसने उसे और तुम्हें अस्वीकार कर दिया है। कोई रास्ता नहीं है कि वह सुनेगा। उसे तुरंत मौत की सजा न देना उसका सबसे बड़ा उपकार था जो वह कर सकता था। कृपया। सिसकियां जारी रहीं और आखिरकार उस आदमी ने लड़के की ओर देखते हुए हस्ताक्षर किए। उसे निश्चित मृत्यु या कारावास से बचाने का केवल एक ही तरीका है, उस आदमी ने कहा, जिससे सविता के चेहरे पर उम्मीद की किरण जगी और उसने कांपती आवाज में पूछा, और वह क्या है? एक नियम है कि किसी भी व्यक्ति को कैदी के रूप में पैतृक भूमि पर ले जाया जाता है तो उसके किसी भी प्रत्यक्ष रिश्तेदार को जेल में नहीं डाला जाना चाहिए और न ही कबीले द्वारा जानबूझकर मारा जाना चाहिए। उसकी निश्चित मृत्यु से बचने का यही एकमात्र तरीका है, लेकिन क्या तुम खुद कारावास का जोखिम उठाने को तैयार हो? उस आदमी ने कहा और सविता का चेहरा बदल गया। पैतृक भूमि, उस नाम को सुनते ही उसका दिल डर से कांप उठा क्योंकि उसे इसके इर्द गिर्द की कहानियां याद आ गईं। फिर भी जब वह चेन पर खून से लथपथ आकृति को देखने के लिए मुड़ी तो उसने अपना मन मजबूत करते हुए सिर हिलाया। तुमने अपना वह बेवकूफ़ी भरा खेल खेलकर मुझसे सब कुछ छीन लिया, अब मैं तुमसे वह सब भी छीन लूंगी जो तुमने हासिल किया है। क्विन नहीं, काबूम। अध्याय 196, मौत से भी बदतर दर्द। काबूम। क्विन ने अपने हथियार में रखी सारी ऊर्जा को रेज और नेक्सस के शरीर में छोड़ दिया, जिससे पूरे स्थान में एक विनाशकारी विस्फोट हुआ। खून का विस्फोट हुआ और उसके बाद हवा का एक और भी अजीब विस्फोट हुआ। रेज, जो अपनी निश्चित मृत्यु की उम्मीद कर रहा था, उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं जब उसने अपने आसपास के वातावरण को महसूस किया और लाल बालों वाले क्विन को देखा जो उसे मुस्कुराते हुए देख रहा था। उसने हमें छोड़ने का फैसला किया। रेज ने चौंक कर सोचा, लेकिन क्विन के चेहरे पर मजाकिया मुस्कान देखकर तुरंत अपना विचार बदल दिया। उसकी आंखें जल्द ही चौड़ी हो गईं, क्योंकि जगह के चारों ओर हवा का अजीब विस्फोट शुद्ध शून्य स्थान मन से भरा हुआ था। और तुरंत उसका चेहरा बदल गया। उसके बाद नेक्सस ने महसूस किया कि एक अविश्वसनीय चीज़ हो रही है। उसकी मौत से 10 गुना बदतर कुछ। उसका और नेक्सस दोनों का मन कोर नष्ट हो गया है। नहीं, नेक्सस सुअर की तरह चीखा, लेकिन जल्द ही उसके चेहरे पर एक थप्पड़ पड़ा जिससे वह चुप हो गया। धीरे धीरे भाइयों के सिर पकड़कर उन्हें हवा में उठाते हुए क्विन ने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद की और इसके बजाय अपना मुंह जोर से खोला। अंतरिक्ष दानव कला, शून्य अंतरिक्ष रहित। तुरंत ही दोनों के टूटे हुए मनकोर से निकलने वाली मन तरंगें अचानक क्विन के चारों ओर इकट्ठा होने लगीं और अचानक वे उसके खुले मुंह में समा गईं। क्विन के चेहरे पर खुशी की कराह निकल गई जब उसने अविश्वसनीय रूप से शुद्ध मन को अपने मुंह में और सीधे अपने मनकोर में प्रवेश करते देखा। इसमें कोई संदेह नहीं था कि मन सीधे अपने सबसे शुद्ध स्रोत से प्राप्त हुआ था। क्विन की गर्दन पर लाल रेखाएं दिखाई दी जो अधिक अजीब रूनिक रेखाएं थीं, क्योंकि चांदी का मन उसके गले में प्रवेश करने से तुरंत लाल हो गया और अंत में उसके मुंह में उतर गया। रेस की आंखें सदमे में चौड़ी हो गईं, क्योंकि वह ये भी नहीं समझ पा रहा था कि क्या हो रहा है। वास्तव में किसी व्यक्ति के मनकोर को नष्ट करना लगभग असंभव था, क्योंकि मनकोर भौतिक और ईथर के बीच किसी तरह की जगह की तरह था। केवल ब्रह्मांडीय चरण और उससे आगे के लोग ही वास्तविकता के ताने बाने को अलग कर सकते हैं और उस ईथर में जा सकते हैं, लेकिन क्विन ने वास्तव में ऐसा किया। और क्विन महसूस कर सकता था वह उस स्तर पर बिल्कुल भी नहीं पहुंचा था, या लड़ाई उसके धीरे धीरे अपने हाथों को ऊपर उठाने के साथ समाप्त हो जाती, जिससे वह एक अनुमान पर पहुंच गया। ये सब संभवतः उसके हाथों के चारों ओर लाल मन से बने अजीब हथियार के कारण था। साथ ही दूसरों के मन को निगलना उसके जन्म से ही अनसुना था। ये बिल्कुल असंभव था। भले ही कोई दूसरे के मन कोर को चीर सकता हो, लेकिन मन को निगलना लगभग असंभव था। लेकिन क्विन अपने मन को निगल रहा था और वह देख सकता था कि उसकी साधना कैसे बढ़ रही थी। फिर भी जब उसने क्विन की गर्दन के चारों ओर अजीबोगरीब रूनों को देखा तो उसकी आंखें हट गईं और उसकी भौहें सिकुड़ गईं। मैंने उन रूनों को पहले भी देखा है, रेज ने बड़बड़ाया, लेकिन उसे याद नहीं था कि कैसे या कहाँ। लेकिन उसने गहराई से महसूस किया कि उसने उन अजीब रूनों को देखा था और वे ही क्विन की मन को अवशोषित करने की क्षमता के लिए जिम्मेदार थे, या कहें उनका मन।
क्योंकि वह जानता था कि अगर क्विन किसी के मन कोर को तोड़ सकता है और उनके मन को अवशोषित कर सकता है, तो उसकी साधना उसके वर्तमान स्तर से कहीं ज्यादा होगी। इसका मतलब था कि वह केवल उनके मन को, या कहें कि शून्य अंतरिक्ष परिवार के मन को ही अवशोषित कर सकता था। अब उसके कानों में पहले एल्डर द्वारा दी गई अंतरिक्ष दानव की चेतावनी गूंजने लगी। तो फिर क्या अंतरिक्ष दानव क्या है? वे अपने शून्य अंतरिक्ष परिवार के प्राकृतिक दुश्मन की तरह कैसे दिखते हैं? ऐसा कैसे हुआ कि परिवार ने इस तरह के खतरे के बारे में कभी बात नहीं की? वह जानता था कि अगर क्विन को बढ़ने के लिए सिर्फ 2 महीने और दिए गए, तो इसमें कोई संदेह नहीं कि वह पूरे शून्य अंतरिक्ष परिवार को उलट देगा, और सभी शून्य अंतरिक्ष सदस्यों के मन को अवशोषित करने के बाद, यहाँ तक कि पैट्रियार्क, एक आकाशगंगा रैंक स्टेज विशेषज्ञ, के पास भी उसकी शक्ति के आगे झुकने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। और क्विन ने जोर से कराहते हुए कहा, क्योंकि शुद्ध मन उसके शरीर में प्रवाहित हुआ और तुरंत उसकी साधना बढ़ने लगी। उसका प्रारंभिक उल्का रैंक चरण तुरंत स्थिर हो गया और फिर बूम, उसके मन कोर से आभा की एक शक्तिशाली लहर उठी और उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट दिखाई दी। मध्य उल्का रैंक चरण। फिर भी ये वहां नहीं रुका, या यूं कहें कि भाई का मन अभी खत्म नहीं हुआ है। बूम, लेट उल्का रैंक चरण। कुछ समय तक मन उसके मुंह में जाता रहा, लेकिन जल्द ही रुक गया और अंत में पीक उल्का रैंक चरण से बस एक छोटे कदम की दूरी पर रुक गया। ड्रॉप। उसने तुरंत दोनों भाइयों को छोड़ दिया, क्योंकि बेहोश नेक्सस जमीन पर गिर गया जबकि रेज अपने घुटनों पर गिर गया। धीरे धीरे उसकी बाईं आंखों और उसके बालों से चमकती लाल रोशनी कम हो गई और वे अपने सामान्य चांदी के रंग में बदल गए। रेज के सामने घुटने टेकते हुए, जो लगता था कि उसने भूत देखा है, उसके होंठों से एक हंसी निकली और उसने अपना मुंह उसके कानों के पास ले जाकर फुसफुसाया, तुम दोनों सिर्फ पहले हो। खड़े होकर क्विन दूर चला गया और उसने रेज के कानों में एक जोरदार संदेश छोड़ा, मुझे पूरा यकीन है कि तुमने अनगिनत लोगों को नाराज किया है और अब तुम एक साधारण इंसान हो। मुझे आश्चर्य है कि तुम जिंदा मारे जाने से पहले कितने दिन तक जीवित रह पाओगे। साथ ही परिवार को जानते हुए, मुझे पता है कि वे निश्चित रूप से तुम्हें बेकार अपन करार देंगे और जल्द ही तुम्हें बाहर निकाल देंगे, और तुम्हारा सत्ता लोलुप पिता भी इससे अलग नहीं है। मुझे लगता है कि वह अपने नाम पर लगे कलंक को दूर करने के लिए तुम दोनों को मार डालने के लिए भी कहेगा। क्या तुमने कभी सोचा है कि अपने पिता द्वारा अस्वीकार किए जाने पर कैसा लगता है? तुम्हारा पूरा परिवार, पूरी दुनिया, क्या तुमने कभी इसके बारे में सोचा है, रेज? क्विन ने रेज की ओर देखते हुए पूछा। छी, भूल जाओ, तुम्हारे जैसे लोगों ने कभी सोचा भी नहीं कि हार का एहसास कैसा होता है। अस्वीकृति की तो बात ही छोड़ो। खैर, बधाई हो, क्योंकि तुम जल्द ही इसका अनुभव करोगे। क्विन ने कहा कि उसकी पीठ धीरे धीरे गायब हो रही है। लेकिन तुम्हें पहले इस जगह से भागना होगा, और मुझे आश्चर्य है कि क्या तुम इन खंडहरों में भी जीवित रह पाओगे। मुझे यकीन है कि दूसरे परिवारों के प्रतिभाशाली लोग अगर तुम्हें इस हालत में देखेंगे तो तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। हा 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 हा। जब क्विन पूरी तरह से गायब हो गया, तो पूरे स्थान में रीढ़ की हड्डी को हिला देने वाली शैतानी हंसी गूंज उठी, जिससे बेहोश नेक्सस और घुटनों के बल बैठा रेज जमीन पर रह गया, जिसकी आत्मा के सभी निशान उससे गायब हो गए थे। अध्याय 197। दूर हो जाओ, लानत है मधुमक्खियों को। जंगल में गूंजती हुई आवाज गूंज उठी जब एक आकृति अचानक उस जगह से बाहर निकली। उसके कपड़े फटे हुए थे और उसके पीछे बुरी तरह नाच रही थी। उसके चेहरे पर पसीना बह रहा था और उसके शरीर को ढकने वाले नीले रंग के तराजू दरारों में लिपटे हुए दिखाई दे रहे थे। लानत है मधुमक्खियों को, ज़ेरास ने घृणा में अपने दांत पीसते हुए कहा, लेकिन वह एक सेकंड भी धीमा नहीं हुआ और अपनी सबसे तेज गति से भागा। जंगल से बाहर निकलते हुए सैकड़ों सैकड़ों मधुमक्खी जैसे जीव थे, सिवाय इसके कि वे लगभग 1 मीटर लंबे थे और मध्य उल्का रैंक के स्तर पर थे। वे सभी ज़ेरा की आकृति का तेजी से पीछा कर रहे थे। उनके नितंब के नीचे का तेज डंके कथा अंधेरे प्रकाश को विकीर्ण कर रहा था। ज़ेरास ने अपने पीछे देखा और जब उसने भीड़ को अपने पीछे भागते देखा तो उसकी रीढ़ ठंडी हो गई, लेकिन उसकी आंखों में एक जिद्दी नज़र थी। मैं इसे वापस नहीं दूंगा, भले ही तुम अगले 3 दिनों तक मेरा पीछा करो। मैंने इसे पूरी ईमानदारी से चुराया है। मधुमक्खियों की भिनभिनाहट की आवाज़ और भी तेज होने पर ज़ेरास चिल्लाया। हाँ, वे पिछले 3 घंटों से उसका पीछा कर रहे हैं। मन कोर ऊर्जा 10/250, ऊर्जा 50/870। अरे, मुझे उन्हें मुझसे दूर भगाने का कोई रास्ता ढूंढना होगा, ज़ेरास ने बड़बड़ाया, लेकिन आंखों की नज़रों तक फैली हुई नुकीली चट्टानों को देखते हुए वह जानता था कि यह असंभव है, और उसे यकीन था कि अगर वे उसे पकड़ लेंगे तो वे उसे छेद कर देंगे। मैंने सिर्फ एक शहद की स्कूप चुराई है। इस जगह शहद इतना महंगा कैसे हो सकता है, ज़ेरास ने बड़बड़ाया जब अचानक उसके कान खड़े हो गए, क्योंकि उसे पहाड़ की दरारों में से एक में हल्की गड़गड़ाहट महसूस हुई। अराजकता की आंखों को सक्रिय करें। तुरंत ज़ेरा की आंखें उसके पैरों के नीचे के कठोर पत्थर को चीरती हुई चट्टानों के नीचे विशाल खोह को प्रकट करती हैं।
अपनी आंखें सिकोड़ते हुए उसकी निगाहें उस पर से गुजरी जब ज़ेरा के चेहरे पर गड्ढे में मौजूद सैकड़ों अन्य जीवों को देखकर मुस्कान उभरी। हा, ये कर्म है। तुरंत ज़ेरास ने दौड़ते हुए अपने पैरों में ताकत लगानी शुरू कर दी, जिससे उसके नीचे का फर्श पागलों की तरह हिलने लगा और धीरे धीरे पहाड़ के नीचे के जीवों को जगाने लगा। उसके सामने लगभग 2 मीटर की परिधि का एक बड़ा गड्ढा था और वह तुरंत उसकी ओर भागा और अंदर कूद गया। तुरंत ही सैकड़ों सैकड़ों मधुमक्खियां उसके पीछे पीछे चली गईं और वे सभी गड्ढे में उतर गईं। ज़ेरास गड्ढे के तल पर उतरा और तुरंत भागने की कोशिश की, लेकिन अचानक वह किसी चीज़ से जोर से टकराया और पीछे की ओर उड़ गया। अपने पैरों को जमीन पर टिकाते हुए वह रुक गया, लेकिन अपना सिर ऊपर उठाया उसके सामने जीव को देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। यह एक अविश्वसनीय रूप से बड़ी अगामा छिपकली थी जिसकी आंखें जानलेवा काली थीं और पंजे उसके पूरे गोद से भी बड़े थे। इसके शल्क गहरे रंग के थे और अंधेरे में रीढ़ को कंपा देने वाली रोशनी बिखेर रहे थे। एक नज़र में ज़ेरास बता सकता था कि वे लोहे से भी ज्यादा सख्त थे। छिपकली ने अपनी जीभ बाहर निकालते हुए उसकी तरफ देखा और ज़ेरास कसम खा सकता था कि उसने उसके चेहरे पर दिखाई देने वाली मजाकिया मुस्कान देखी थी। लेकिन असली खौफ ये था कि वह अकेली नहीं थी। उसकी नज़रों के सामने गुफा में सैकड़ों छिपकलियां एक साथ इकट्ठी थीं। धीरे धीरे अपने पंजे को ऊपर उठाते हुए छिपकली उस बेवकूफ़ को मारना चाहती थी जिसने उसे नींद से उठाकर टुकड़े टुकड़े कर दिया था, लेकिन जब उसने पीछे से भीड़ को आते देखा तो उसका ध्यान तुरंत भटक गया। मधुमक्खियां। तुरंत सैकड़ों सैकड़ों मधुमक्खियां रुक गईं जबकि सैकड़ों छिपकलियां प्रत्याशा में अपने होंठ चाट रही थीं। दोनों समूहों के बीच कोई और नहीं बल्कि ज़ेरास खड़ा था, लेकिन उसके चेहरे पर कोई निराशा नहीं थी बल्कि उसकी आंखों में एक चालाक नज़र थी। हा, धिक्कार है मधुमक्खियों पर। छिपकलियों के साथ खेलकर मजा करो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ज़ेरास ने मजाक में चिल्लाया और तुरंत उसके हाथ में एक स्प्रे बोतल आ गई और ज़ेरास ने खुद पर तरल छिड़क लिया। तुरंत मधुमक्खियों और छिपकलियों ने देखा कि उनके बीच में मौजूद छोटी सी चीज़ अचानक गायब हो गई। मधुमक्खियों की आवाज़ तुरंत तेज हो गई और उनका गुस्सा तुरंत छिपकलियों की ओर मुड़ गया, जिन्होंने भी उन्हें जानलेवा भाव से घूरा। दहाड़, काबूम, सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया। जीवों के दो समूहों के बीच एक क्रूर युद्ध हुआ जिसमें छिपकलियां और मधुमक्खियां अस्तित्व की लड़ाई में शामिल थीं। दोनों समूहों से बेखबर एक दुखी युवक आसपास की अराजकता से बचता हुआ वापस छेद की ओर बढ़ रहा था। एक मधुमक्खी ज़ेरा की दिशा में हवा में उछली, लेकिन उसने जल्दी से अपनी पीठ झुका ली क्योंकि मधुमक्खी उसके सामने की दीवार से टकरा गई। तुरंत एक जीभ हमारे चेहरे से सिर्फ 1 इंच की दूरी पर गुजरी और मधुमक्खियों पर आकर गिरी और उसे अपने मुंह में ले लिया। ज़ेरा ने छिपकली को देखा जिसके चेहरे पर प्रसन्नता का भाव था, लेकिन जब एक डंक उसके सिर में घुसा और उसे ज़मीन में धंसा दिया तो वह आनंद को अच्छी तरह से महसूस भी नहीं कर पाया। काबूम, एक विनाशकारी विस्फोट ने जगह को हिला दिया क्योंकि छिपकली खून से लथपथ हो गई और ज़ेरा के पैरों के नीचे फैल गई। मुझे वाकई इस जगह से निकल जाना चाहिए। ज़ेरा के हाथ बड़े भेड़िए के पंजों में बदल गए क्योंकि वह दीवारों में खोद रहा था और खुद को नरक के गड्ढे में घसीट रहा था। आखिरकार एक बार फिर शीर्ष पर पहुंचते ही ज़ेरास तुरंत अपने घुटनों पर गिर गया, लेकिन उसने अपने शरीर में दर्द को नियंत्रित किया और तुरंत भागना जारी रखा जहां तक उसके पैर उसे ले जा सकते थे। जल्द ही उसे एक खाली गुफा मिली जहां वह एक मृत लकड़ी की तरह अपनी पीठ पर गिर गया। वह हा, ज़ेरास हंस पड़ा क्योंकि वह अविश्वसनीय रूप से तरोताजा महसूस कर रहा था। 1 मिनट तक पागलों की तरह हंसने के बाद उसने अपनी हथेलियां फैलाईं और एक कांच की बोतल दिखाई दी जो अजीब पीले तरल से भरी हुई थी। जीवन को फिर से तरोताजा करने वाला शहद, एक पौराणिक ग्रेड की कलाकृति। ज़ेरास ने बड़बड़ाया क्योंकि वह अपनी उंगली को बोतल में डुबोए बिना और एक बार चाटे बिना नहीं रह सका। तुरंत उसके तराजू पर सभी दरारें बंद हो गईं और उसके शरीर पर छेद के घाव वापस बंद हो गए। तुरंत एक सूचना दिखाई दी। HP 250250। बधाई हो, आपका HP 50 से बढ़ गया है। कुल HP 250300। वाह, मैंने सोना पा लिया। ज़ेरास ने खुद से कहा। ऐश ने बोतल को देखा और फिर उसे अपने स्पेस रिंग में वापस छिपा दिया। ये 24वीं कलाकृति है। ज़ेरास ने अपने चेहरे पर गर्व भरी मुस्कान के साथ खुद से कहा। पिछले 30 घंटों से वही IA द्वारा अपनी घड़ी पर बताए गए खजानों की तलाश में भाग रहा था। उनमें से अधिकांश अजीब और ज़्यादातर बेकार थे क्योंकि उसे ये भी नहीं पता था कि वे कैसे काम करते हैं, लेकिन फिर भी उसने उन्हें अपने पास रख लिया। केवल कुल 4 ही पूरी तरह से उपयोगी थे और इस शहद ने 5वां नंबर बनाया। उसने पहले ही उन्हें अपने पास रखने का फैसला कर लिया था। अब दूसरे से आखिरी खजाने की बात करते हैं। बिजली का फल। ज़ेरास ने नक्शा खोलने से पहले अपनी घड़ी को देखते हुए कहा। लाइटनिंग वैली, इसमें कोई संदेह नहीं है, ये वही है। ज़ेरास ने चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा और धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ा हो गया। ठीक है, अब जाने का समय है। जिस गुफा में वह था वह तुरंत ढह गई और पूरी संरचना में शॉकवेव फैल गई और ज़ेरास उस जगह से गायब हो गया।
अध्याय 198 एक संरक्षक जानवर से मुलाकात। एक बंजर और अंधेरी जगह में धरती पर दरारें भर गईं, क्योंकि आसमान से बिजली की किरणें कभी कभी धरती को झुलसा देती थीं। पूरे आसमान में काले बादल छा गए और उन्हें हजारों मील तक ढक लिया। बिजली के मोटे खंभे एक अजीबोगरीब टेपेस्ट्री में एक साथ मिल गए, एक ऐसी छवि जो बहुत सुंदरता के साथ साथ रीढ़ को कंपा देने वाले खतरे को भी दर्शाती है। हर जगह विशाल पहाड़ दिखाई दे रहे थे, कुछ मलबे में तब्दील हो गए थे, जबकि कुछ मजबूती से टिके हुए थे कि क्या वे समय के साथ धीरे धीरे हार मान लेंगे, यह अज्ञात था। इस जगह पर एक विशेष पर्वत देखा जा सकता था जो बादलों के समुद्र में घुस गया था, जिसे बिजली का समुद्र कहा जा सकता है क्योंकि बिजली के मोटे बोल्ट उस पर टूट पड़े थे, लेकिन पहाड़ गर्व से हवा में खड़ा था। क्या इसकी अवज्ञा के कारण बिजली की बौछार बढ़ती तीव्रता के साथ गिर रही थी, यह अज्ञात था। बर्फ के सफ़ेद बालों वाला एक युवक देखा जा सकता था जो पहाड़ों की तलहटी में खड़ा था और उसकी आंखें सिकुड़ी हुई थीं क्योंकि वह उसके शीर्ष को देख रहा था। अराजकता की आंखों को सक्रिय करें। तुरंत ज़ेरास के आसपास का पूरा क्षेत्र बदल गया, क्योंकि पूरी दुनिया को एक आवर्धक के नीचे रखा गया था और उसकी आंखें आसानी से पहाड़ को चीरती हुई ऊपर की ओर देख रही थीं। तुरंत ज़ेरा का चेहरा बदल गया क्योंकि उसने देखा कि पहाड़ पर एक पेड़ उग रहा था जिसकी जड़ें पहाड़ में ही फैली हुई थीं। पेड़ पर बिजली पागलों की तरह गिरी, लेकिन कुछ बलों के कारण ज़ेरा समझ नहीं पाया। पेड़ मजबूती से टिका रहा और पहाड़ों में प्रवेश करने वाली बची हुई बिजली पहाड़ के अंदर मौजूद जड़ में समा गई। ये लगभग एक सामान्य पौधे की तरह था, सिवाय इसके कि इसकी जड़ रेत के बजाय पहाड़ में उग गई और इसने पानी के बजाय बिजली को अवशोषित कर लिया। ज़ेरा की आंखें चौड़ी हो गईं और फिर सिकुड़ गईं क्योंकि उसने पेड़ से नीचे लटकते हुए एक छोटे नीले रंग के फल को देखा। बिजली का फल। ज़ेरास के तुरंत काम पर लग जाने पर उसकी आंखें चमक उठीं। अपनी सबसे तेज गति से कूदते हुए वह पहाड़ की लगभग एक चौथाई लंबाई पर उतरा। उसके बाद उसके हाथ पंजे में बदल गए और उसने उन्हें पहाड़ में खोदा और तेजी से ऊपर चढ़ गया। 30 मिनट बाद एक हाथ पहाड़ की चोटी पर गिरा, धीरे धीरे खुद को ऊपर खींच रहा था और जल्द ही ज़ेरास अपने पैरों पर खड़ा हो गया और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। आखिरकार बिजली का फल। यह एक छोटा पैर था जो सेब के आकार का था और इसकी सतह पर सफ़ेद बिजली के चाप देखे जा सकते थे, जिससे छोटी छोटी चिंगारियां निकल रही थीं जो इसके चारों ओर चमक रही थीं। ज़ेरा ने तुरंत महसूस किया कि उसका गला सूख रहा है क्योंकि वह अपने हाथों को फैलाते हुए बेकाबू होकर फल की ओर बढ़ा, जब अचानक उसकी दृष्टि लगातार घूमती रही और वह विशाल पहाड़ के बगल में दूसरे पहाड़ से टकराया और उसके अंदर एक छेद खोद दिया। ब्लर्ग। ज़ेरास ने खून की खांसी की और उसका शरीर दर्द से चीख उठा, लेकिन उसने इस भावना पर काबू पाया और अपना ध्यान पहाड़ की चोटी पर केंद्रित किया और आखिरकार उसने कुछ ऐसा देखा जो उसने पहले नहीं देखा था। सफ़ेद फर वाला 2 मीटर लंबा बाघ जैसा जानवर फल के सामने खड़ा था। उसकी बिजली जैसी आंखें उसे घूर रही थीं और उसके होंठों से हल्की सी गुर्राहट निकल रही थी। फल का एक संरक्षक है और यह एक मध्य उल्का रैंक चरण का जानवर भी है, ज़ेरास ने बड़बड़ाते हुए कहा क्योंकि वह धीरे धीरे उस जगह से उठ रहा था जहां वह दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। दहाड़। बिजली से भरा एक विनाशकारी शॉकवेव पूरे क्षेत्र में फैल गया क्योंकि बिजली का एक खंभा आकाश में फट गया, जिसका स्रोत कोई और नहीं बल्कि बाघ था। धीरे धीरे बिजली शांत हो गई क्योंकि इसने बाघ के शरीर को कसकर ढक दिया और किसी तरह के बिजली के कवच की तरह काम किया। धमाका। तुरंत 2 बार बिजली चमकी और एक आकृति पहाड़ से टकराई, जिससे वह पूरी तरह से नष्ट हो गया, जबकि एक आकृति पहाड़ से दूर कूद गई और दूसरी तरफ उतर गई। ज़ेरा की आंखें खतरनाक तरीके से सिकुड़ गईं और उसने उस जगह को देखा जहां से वह कूदा था और उसने तुरंत निष्कर्ष निकाला, यह मुझसे ज्यादा तेज है। दहाड़ना। इससे पहले कि वह कुछ प्रतिक्रिया कर पाता, बाघ उसके सामने आ गया और बिजली से भरा एक विनाशकारी पंजा ज़ेरास की ओर फटा, जो पलक झपकते ही नीले रंग के तराजू में लिपटा हुआ था और उसने एक मुक्का मारा। काबूम। पूरे इलाके में एक विनाशकारी शॉकवेव फैल गई जब ज़ेरास पीछे की ओर पहाड़ से टकराया और उसे पूरी तरह से तोड़ दिया, जबकि बाघ भी दूसरे पहाड़ से टकरा गया। खांसी खांसना। ज़ेरास ने 2 बार खांसी की, अपने तराजू को देखा जहां बिजली की चिंगारी दिखाई दे रही थी, लेकिन जल्द ही यह बंद हो गई और ज़ेरास के चेहरे पर मुस्कान आ गई। तराजू, ऐसा लगता है कि यह बिजली से सुरक्षित है, ज़ेरास ने खुशी से बड़बड़ाया, लेकिन जब उसने देखा कि एक सफ़ेद रोशनी की लकीर उसकी दिशा में बढ़ रही है और पलक झपकने से पहले ही उसके सामने आ गई, तो उसे अपना ध्यान हटाना पड़ा। गंभीरता से। धमाका। ज़ेरास ने तुरंत अपने हाथ फैलाए, लेकिन जब उसने देखा कि भेड़िया अचानक गायब हो गया और धमाका हुआ, तो वह चौंक गया। ज़ेरास के ज़मीन पर गिरने से पहले पीछे से कोई चीज़ उस पर आकर गिरी, बार बार उछलती रही और आखिरकार वह रुक गई क्योंकि उसने धीरे धीरे अपना सिर ज़मीन से बाहर निकाला। 30 HP। उसकी पीठ पर तेज़ दर्द महसूस किया जा सकता था और उसने बाघ के पंजों पर खून से लथपथ पपड़ी देखी। इसमें बहुत बुद्धि भी है, कितना दिलचस्प है, ज़ेरास ने खुद से कहा कि कैसे बाघ ने उसे धोखा दिया और सामने से हमला करने का दिखावा करते हुए पीछे से उस पर सफलतापूर्वक हमला किया।
बाघ अचानक एक बार फिर गायब हो गया और वह ज़ेरास के सामने तेजी से आया और उसका पंजा तेजी से उसकी छाती पर आ गया। नीले रंग की पपड़ी में लिपटा एक हाथ, जो एक अजीब सी काली आभा से भरा हुआ था, ने तुरंत उसे रोक दिया क्योंकि भेड़िए ने महसूस किया कि एक हाथ उसके पंजे में घुस गया था इससे पहले कि वह हिंसक रूप से आकाश में फेंका जाता। उसने अपनी चढ़ाई को बलपूर्वक रोक दिया और अपना मुंह हवा में उठाया और ज़ेरास की ओर मुंह किया, जो अपने चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ जमीन पर खड़ा था, लेकिन अगले ही सेकंड में वे तुरंत मिट गए। काबूम! बिजली की एक विशाल गेंद के साथ विनाशकारी विस्फोट के बाद भयंकर ध्वनियां, जो सर्वनाशकारी शक्ति से भरी हुई थी, ज़ेरास पर गिर पड़ीं, जो तुरंत जमीन में गायब हो गईं और गड्ढे में गहराई तक धमाका कर गईं। जब बाघ 10 मीटर दूर उतरा तो चट्टान और धूल धीरे धीरे हट गई। उसकी आंखें गड्ढे को देखकर सिकुड़ गईं, लेकिन जल्द ही वे शांत हो गईं क्योंकि वह पहाड़ की ओर वापस जाने से पहले घृणा से हुंकार भर रहा था। लेकिन अगले ही सेकंड में जब उसे गहरी गड़गड़ाहट महसूस हुई तो वह तुरंत वापस मुड़ गया। आप जानते हैं कि यह पहली बार है जब मुझ पर बिजली के तत्व से सीधे हमला किया गया है, और मुझे कहना होगा, यह एक अच्छा एहसास नहीं है। आवाज़ गूंजी जैसे एक हाथ गड्ढे की सतह पर पंजा मारता हुआ धीरे धीरे ऊपर उठा, जिससे पता चला कि वह एक युवा व्यक्ति था जिसके धुएं के रंग के काले बाल और काले रंग के तराजू थे। ज़ेरा के शरीर के चारों ओर बिजली की चिंगारी चमक उठी, लेकिन जल्द ही वह गायब हो गई और उसकी पीठ पर भूतिया घाव भी गायब हो गया। 3 सेकंड से भी कम समय में वह अपने पहले वाले शिखर पर वापस आ गया। क्या हम आगे बढ़ें? ज़ेरा ने मुस्कुराते हुए पूछा, जिसके कारण उसे बाघ से गुस्से में गुर्राहट मिली और वे तुरंत उस जगह से गायब हो गए जहां वे पहले थे, वहां दरारें छोड़ गए। काबूम! अध्याय 199 आत्मघाती हमला। काबूम! एक पहाड़ को टुकड़ों में तोड़ दिया गया। चट्टानों और रेत ने जगह जगह इतनी तबाही मचाई कि एक स्टार रैंक विशेषज्ञ भी खून से लथपथ हो गया। धमाका! एक शरीर को बेरहमी से जमीन पर पटक दिया गया और उसके मुंह से खून के छींटे निकले, लेकिन एक मृग तृष्णा की तरह वह अगले ही पल गायब हो गया और जहां वह पहले था वहां मकड़ी के जाले के अलावा कुछ नहीं बचा। एक विनाशकारी पंजे के हमले ने भयावह बिजली से भरी हवा को चीर दिया, क्योंकि नीले रंग के तराजू से ढकी एक मुट्ठी पंजे से सीधे टकराए। धमाका! टक्कर के बिंदु पर भयानक शॉकवेव लहरें उठीं, क्योंकि ज़ेरा के पैर 3 फीट तक जमीन में धंस गए, लेकिन जब उसने अपने बाएं हाथ से दूसरा मुक्का मारा तो उसकी मुस्कान चौड़ी हो गई। धमाका! एक पंजा तुरंत मुट्ठी में सिर पर लगा और दोनों के नीचे की जमीन उनकी भयावह शक्ति से बार बार धंस गई, इससे पहले कि वे अचानक पीछे की ओर उड़ गए। ज़ेरास ने अपने मुंह के कोने से खून पोंछते हुए अपना ध्यान अपने तराजू पर केंद्रित किया और रुक गया। धीरे धीरे उसने देखा कि उन पर अजीबोगरीब काली छेद जैसी रेखाएं दिखाई देने लगी थीं और उनमें से प्रत्येक ब्लैक होल उसके पास से गुजर रहा था, जो उसकी सामान्य क्षमता से कहीं ज्यादा ताकत से गुजर रहा था। लेकिन ब्लैक होल की शक्ति उसके नियंत्रण से बाहर थी, सिर्फ इतना कि वे उसके दर्द के साथ प्रकट हुए, और धीरे धीरे उसके तराजू पर जितनी दरारें दिखाई दीं और जितनी वे ठीक हुईं उतनी ही वे दिखाई देने लगीं। ऐसा लगता है कि नींद में डूबे टाइटन जीनोम में जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा है, ज़ेरास ने खुद से कहा जब उसने अपना ध्यान बाघ की ओर केंद्रित किया और उसके पंजों पर खूनी लाल दाग देखा। तो ये घायल हो सकता है। लाइटनिंग टाइगर निस्संदेह ज़ेरास का अब तक का सबसे शक्तिशाली बाघ था, ट्रेल ग्राउंड पर मिले शैतानी इकाई के अलावा। न केवल इसकी बिजली बेहद विनाशकारी थी, बल्कि इसका बचाव भी बेहतरीन था, क्योंकि ज़ेरास को अपने शरीर के चारों ओर लाइटनिंग कवच को पार करना अविश्वसनीय रूप से मुश्किल लगा। गुर्राहट! बाघ ने जोर से गुर्राहट की। ज़ेरा की भौहें सिकुड़ गईं। उसने देखा कि उसके शरीर पर लगी बिजली धीरे धीरे गायब हो गई और उसके पंजों की ओर बढ़ गई, जिससे उसके पंजों में बिजली के विशाल दस्ताने बन गए। धीरे धीरे बाघ उसके चारों ओर घूमने लगा। उसके नीचे की जमीन गहरे काले रंग की हो गई और उसके पंजों ने उसे धीरे से छुआ तो उसमें से धुआं निकलने लगा। तुरंत ज़ेरास को अपनी योजना का एहसास हो गया। बिजली के बाघ ने एक ही विनाशकारी हमले में सब कुछ जोखिम में डालने का फैसला किया है, क्योंकि उसने अपने बचाव को अनदेखा किया और अपनी सारी ऊर्जा अपने पंजों में लगा दी। तुरंत ज़ेरास के शरीर में मन की किरणें फूट पड़ीं। उसका दाहिना हाथ एक तेज ब्लेड में बदल गया और उसने अपनी अराजकता भरी आंखों को सक्रिय कर दिया। 1 किलोमीटर के दायरे में हर एक चीज को नोटिस किया। खामोशी दमघोंटू थी और बाघ के पंजों का हर कदम ज़ेरा के दिल पर एक रौंदने जैसा था। धमाका! अचानक फर्श धंस गया और बाघ गायब हो गया और ज़ेरा के सामने फिर से प्रकट हो गया, इससे पहले कि वह पलक झपकाए। इतनी जल्दी? ज़ेरा की आंखें अपनी पूरी सीमा तक चौड़ी हो गईं, क्योंकि बाघ के पंजे बिजली की भयानक चमक के साथ उसके सीने के सामने अचानक प्रकट हुए और उसने महसूस किया कि उसका सीना तुरंत धंसने लगा और उसकी पसलियां धीरे धीरे कुचलने लगीं। हालांकि हमला अभी तक नहीं हुआ था, इसमें कोई संदेह नहीं था कि वह अपने दिल के फटने से पहले 1 इंच भी हिल नहीं पाएगा। ज़ेरा की आंखों में तुरंत पागलपन की एक चमक उभरी, क्योंकि ब्लेड शक्तिशाली सफ़ेद रोशनी से भर गया, जिसने उसके सारे मन को ब्लेड में भर दिया और ये तुरंत बाघ के सीने के सामने प्रकट हुआ।
लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे बाघ पागल हो गया था, क्योंकि उसने ब्लेड को अनदेखा कर दिया और अपने हमले को जारी रखा, चाहे वह अपनी जान दे या न दे, ज़ेरा को एक ही वार में मारने पर आमादा था। एब्सोल्यूट मॉर्फ को सक्रिय करें, ज़ेरा ने आखिरी मिलीसेकंड में गुस्से में चिल्लाया और फिर काबूम! एक शरीर हवा में उछला, उसकी पीठ एक पहाड़ से टकराए और उसे पूरी तरह चीरते हुए दूसरे पहाड़ से टकराए और फिर 3 और पहाड़ों से टकराए, इससे पहले कि उसकी पीठ जमीन से टकराए और 3 मीटर का गड्ढा खोदकर रुक गई। रोआ! बाघ से एक दर्दनाक दहाड़ निकली, मानो उसे लगा हो कि घातक ऊर्जा से भरी कोई वस्तु उसके सीने में घुस गई हो, जैसे मक्खन में गर्म चाकू घुस गया हो, और फिर वह तुरंत जमीन पर गिर पड़ा, क्योंकि उसका दिल उसके सीने में फट गया था, और फिर उसकी आंखों से जीवन के सभी चिन्ह फीके पड़ गए। पूरा इलाका मौत के सन्नाटे में डूबा हुआ था, लेकिन ये जल्द ही टूट गया जब खांसी की आवाज़ सुनाई दी और एक आकृति धीरे धीरे ऊपर चढ़ रही थी। ज़ेरा ने दोनों घुटनों पर जोर से प्रहार किया और आखिरकार उस गड्ढे से बाहर निकल आया जिसमें वह था, और उसके खून के छींटे निकल रहे थे। जहां उसका दिल होना चाहिए था, वहां एक बड़ा छेद था, जिससे खून टपकने के कारण दूसरी तरफ का हिस्सा दिखाई दे रहा था। मैं लगभग मर ही गया था, ज़ेरा ने बड़बड़ाते हुए कहा जब उसके हाथ ने उसके सीने में एक बड़ा छेद महसूस किया, लेकिन उसने जल्द ही अपना दाहिना हाथ अपनी छाती के बाईं ओर ले गया और महसूस किया कि उसका दिल अंदर से जोर से धड़क रहा था। आखिरी क्षण में ज़ेरास अपने दिल के स्थान को अपने दाहिने हाथ की ओर स्थानांतरित करने में कामयाब रहा, जिससे उसकी निश्चित मृत्यु रुक गई और कम से कम 1 सेकंड में उसकी जान बच गई, अन्यथा उसका दिल गायब हो जाता और वह निस्संदेह मर जाता। होस्ट का शरीर गंभीर अवस्था में है, ऑटो रीजनरेशन अब सक्रिय हो जाएगा। तुरंत उसके शरीर पर घाव बंद होने लगे, लेकिन वे अभी भी पर्याप्त नहीं थे, इसलिए ज़ेरास ने शहद वाली कांच की बोतल निकाली और उसमें अपनी उंगली डुबोई और फिर से चाटा। तुरंत उसके शरीर से चटचटाहट की आवाज़ें निकलीं, क्योंकि छेद धीरे धीरे नंगी आंखों से दिखाई देने वाली गति से बंद हो गया और ज़ेरास ने अपने दिल को उसके सामान्य स्थान पर वापस कर दिया। धीरे धीरे वह अपने पैरों पर खड़ा हुआ, उसने महसूस किए गए हल्के दर्द को अनदेखा किया और धीरे धीरे बाघ की लाश की ओर बढ़ा। जैसे ही ज़ेरास उसके सामने पहुंचा, अपने घुटनों पर गिरने से पहले उसका हाथ धीरे धीरे बाघ की आंखों की ओर बढ़ा और उसने सम्मान में गहरा झुकने से पहले उसे बंद कर दिया। उसने जितने भी लड़ाकों से लड़ाई की थी, उनमें से इस बाघ से ज्यादा कोई भी उसके पूर्ण सम्मान का हकदार नहीं था, क्योंकि अपनी आखिरी सांस तक भी उसने अपने शरीर के युद्ध में गिर जाने तक एक रक्षक के रूप में अपना काम किया। चिंता मत करो, मैं बिजली के फल का अच्छे से इस्तेमाल करूंगा, ज़ेरास ने खड़े होने से पहले बड़बड़ाया और उस पहाड़ की ओर चल दिया जहां बिजली का फल मौजूद था। अध्याय 200, एक संकरी गली में दुश्मनों का मिलना। ज़ेरास आखिरकार पहाड़ पर चढ़ गया और बिजली के पेड़ के सामने पहुंच गया, उस फल को देख रहा था जो अब पहले से कहीं ज्यादा बिजली की चिंगारी छोड़ रहा था। यह एक सामान्य तथ्य था कि किसी वस्तु के संरक्षक जानवर को मारने से खजाने के प्रभाव में चोरी करने की तुलना में 3 गुना वृद्धि होगी। यह एक अजीब अवधारणा थी जिसे वह समझ नहीं पाया, क्योंकि अब तक उसके लिए ये कभी मायने नहीं रखता था। ज़ेरा का हाथ धीरे धीरे फल की ओर बढ़ा, क्योंकि उसके हाथों ने उसे छुआ था, लेकिन तुरंत ही वह चौंककर पीछे हट गया, क्योंकि उसे लगा कि उसके शरीर में बिजली की एक तेज लहर दौड़ गई है, जिससे उसे एक मुंह खून की खांसी आ रही है। 20 HP, कुल HP 80300। मुझे वास्तव में ठीक होने की ज़रूरत है, ज़ेरास ने बड़बड़ाया और उसके हाथों पर तुरंत तराजू दिखाई दिए और उसने अपने हाथों को फल की ओर बढ़ाया और उसे अपनी मुट्ठी में जकड़ लिया। तुरंत ही बिजली उसके शरीर में भर गई, लेकिन वे सहनीय स्तर पर थे क्योंकि उसने आखिरकार फल तोड़ लिया। ओह, पापा के पास आओ, ज़ेरस खुशी से चिल्लाया और उसकी आंखों से आंसू की बूंदें लगभग लुढ़क गईं। एक गहन और पागल लड़ाई के बाद उसने आखिरकार उसे पा लिया। बिजली के फल को अपने हाथों में पकड़े हुए वह उसमें मौजूद अविश्वसनीय रूप से शुद्ध बिजली को महसूस कर सकता था। बिजली का एक ऐसा सार जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। बाघ पर बिजली भी इसके करीब नहीं आ सकती थी। अचानक ज़ेरस ने आकाश में हल्का सा उतार चढ़ाव महसूस किया, क्योंकि उसने देखा कि आकाश में बिजली के अजीब गोलाकार खंभे धीरे धीरे हिल रहे थे। यह अजीब है, चलो यहाँ से चलते हैं। ज़ेरस बिजली के फल को अपने भंडारण रिंग में रखने ही वाला था कि अचानक उसका चेहरा बदल गया और उसने अपना सिर उठाया और देखा कि बिजली का एक मोटा खंभा उसके ऊपर फट रहा है और वह पहाड़ से टकरा रहा है। उसका शरीर लगभग 1000 मीटर ऊंचे पहाड़ों को चीरता हुआ पूरी तरह से फट गया। इससे पहले कि बिजली का फल जमीन पर गिरता, अचानक एक आकृति हवा में दिखाई दी। उसके हाथ, जो मांस के बजाय पूरी तरह से बिजली से बने हुए लग रहे थे, ने फल को पकड़ लिया और वह धीरे धीरे नीचे की ओर तैरता हुआ जमीन पर मौजूद अथाह खाई के किनारे पर उतरा। अंत में बिजली के शांत होते ही आवाज गूंजी और उसे लगभग 19 साल का एक युवा व्यक्ति बताया, जिसके चेहरे की विशेषताएं अविश्वसनीय रूप से तीक्ष्ण थीं। उसके जबड़े लंबे थे और उसका अंडाकार चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे देवताओं ने खुद उसे विशेष रूप से तराशा हो। लेकिन उसके बारे में सबसे ज्यादा आकर्षक चीज उसकी आंखें थीं, जो पूरी तरह से बिजली से बनी हुई लग रही थीं, जो उसकी आंखों में चमक पैदा कर रही थीं, जिससे ऐसा भ्रम पैदा हो रहा था जैसे कोई बिजली के समुद्र को देख रहा हो।
जब वह अपने हाथों पर लगे बिजली के फल को देख रहा था तो उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान देखी जा सकती थी। अचानक पूरा स्थान डूब गया जब एक आकृति उसके बगल में जमीन पर उतरी, जिससे पता चला कि वह उसी उम्र का एक और युवक था, लेकिन वह उससे थोड़ा अलग था। उसका चेहरा एक कोणीय वर्गाकार था और वह एक जानवर जैसी आभा बिखेर रहा था, जैसे कि वह शुद्ध बर्बर का अवतार हो। उसकी उभरी हुई मांसपेशियां उसके कपड़ों के माध्यम से स्पष्ट रूप से चमक रही थीं, जो पहाड़ों से खुदी हुई लग रही थीं। अब इसे ही मैं एक पत्थर से दो पक्षियों को मारना कहता हूँ। थियो मांसल युवक जोर से हंसा और उसने दूसरे को अपने कंधे पर थपथपाया। हर रास्ते पर उसके पैरों के नीचे दरारें फैल रही थीं, लेकिन युवक ने पलक तक नहीं झपकाई, जैसे कि उसने इस पर ध्यान ही न दिया हो। उसने सारी परेशानी का ख्याल रखने में मदद की, थियो ने कहा। उसकी आवाज़ उसके भाई के विपरीत कोमल थी, क्योंकि फल धीरे धीरे उसके हाथों से गायब हो गया, उसके स्थानिक छल्लों में संग्रहीत। हम बाद में फल बांटेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि हमारे पास अभी भी एक अधूरा काम है, थियो ने कहा और तुरंत ही खाई गूंज उठी, क्योंकि एक आकृति उसमें से निकलकर खाई के दूसरी ओर जा गिरी। उसके शरीर पर सैकड़ों घाव थे और उसके धुएं के रंग के काले बालों में अभी भी बिजली की चमक चमक रही थी। तुम मेरे हमले से तुरंत नहीं मरे, तुम एक ताली के लायक हो। थियो ने एक भावशून्य भाव से ज़ेरास की ओर देखा, जो उसके सामने झुका हुआ था। उसका मुंह खुला हुआ था और वह एक गंभीर रूप से घायल जानवर की तरह सांस ले रहा था। -50 HP, कुल HP 30300। ज़ेरा की आंखें उन दो अजनबियों को देखकर सिकुड़ गईं, क्योंकि उसने अपनी आंखों में बिजली चमकती देखी और तुरंत ही उसकी आंखों में घृणा की भावना उभर आई, क्योंकि ज़ेरा की पीठ के पीछे एक खूनी समुद्र की मृगतृष्णा बनाने वाली दुनिया में एक मोटी हत्या की मंशा भड़क उठी। ज़ेरास उस घृणित बिजली को कभी नहीं भूल सकता था जो उन दोनों को घेरे हुए थी, और वह क्रोध में अपने दांत पीस रहा था। ये वे ही थे, वे लोग जिन्हें वह अपनी नींद में भी मारना चाहता था। ये सेलेस्ट्रिया परिवार था। फिर भी जब उसने दोनों की साधना देखी तो उसके दांत और भी सख्त हो गए। पी कुल का रैंक स्टेज पैट्रियार्क सही था। ऐसा लगता है कि तुम किसी न किसी तरह से हमारे सेलेस्ट्रिया परिवार से हो, लेकिन मैं तुमसे बिजली की एक छोटी सी चमक भी नहीं महसूस कर सकता, जिसका मतलब है कि तुम भी एक और नीच व्यक्ति हो। थियो ने ज़ेरास को अपने चेहरे पर उसी खाली भाव के साथ देखते हुए कहा। फल लौटा दो और मैं अभी के लिए तुम दोनों की जान बख्श दूंगा, ज़ेरास ने भीगे हुए दांतों से कहा, क्योंकि उसके शरीर से एक शक्तिशाली आभा निकल रही थी, लेकिन उसकी वास्तविक स्थिति की तुलना में वह हाथी के लिए चींटी की तरह थी। तुम एक कुत्ते के लिए बड़ी बड़ी बातें करते हो, एक मुक्का मौत से दूर, मेसन ने भौहें ऊपर उठाते हुए कहा और धीरे धीरे अपने हाथ ऊपर उठाए और अपनी मुट्ठी भींच ली। तुरंत ही ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया उसके कामों का समर्थन कर रही थी, और ज़ेरास ने मुंह फैलाकर देखा कि कैसे आसमान से बिजली का एक खंभा नीचे आया और उसकी मुट्ठी पर इकट्ठा हो गया। बिना किसी प्रयास के उसने मुक्का मारा और ज़ेरा का चेहरा तुरंत बदल गया, क्योंकि उसे लगा कि कोई भावना उसके करीब आ रही है। एक ऐसा एहसास जो उसने इस खंडहर में आने के बाद से बहुत बार महसूस किया था, लेकिन उसने इसे इतनी तीव्रता से कभी महसूस नहीं किया था। निश्चित मृत्यु का एहसास। दहाड़। एक कोने में फंसे जानवर की तरह ज़ेरास ने एक विनाशकारी दहाड़ लगाई, क्योंकि उसकी आंखों में गहरी हत्या की मंशा चमक रही थी, इससे पहले कि वह अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल करके खुद भी मुक्का मारता। काबूम। एक विनाशकारी शॉकवेव के बाद दो खूनी हाथ आसमान में उड़े और जमीन पर गिरने से पहले ही खून में लथपथ हो गए।